गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं डॉक्टर अंजना सिंह पीजी डिपार्टमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं पुनः पीजी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए CC4 जो कि 20th सेंचुरी वर्ल्ड अप टू 1945 से रिलेटेड है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह पुनः रूसी क्रांति, जो कि पिछले अध्याय में मैंने उसके सामाजिक और राजनीतिक कारणों पे चर्चा की थी। आज मैं इसके आर्थिक और बौद्धिक कारणों के ऊपर चर्चा करूंगी। इससे मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूं और पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आए। इसके लिए आप सभी कुछ अच्छे से ध्यान से सुने और हर पॉइंट बाय पॉइंट इसे नोट करें। तो आज का जो हमारा रूसी क्रांति का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है मध्यम वर्ग का उदय। हमने पिछले अध्याय में देखा कि समाज में प्रशासन भ्रष्ट है और जो निम्न वर्ग में मजदूर और किसान आते हैं वो भी यहाँ की सत्ता से काफी असंतुष्ट हैं और इन वजहों से उन्होंने यहाँ पर विद्रोह को अवश्यंभावी बना दिया। इसी समय रूस में एक मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ और रूस की औद्योगिक क्रांति के वजह से इस वर्ग का उदय हुआ और यहाँ पे जो मध्यम वर्ग था यह जार की जारशाही का प्रबल विरोधी था, क्योंकि मध्यम वर्ग को भी समाज में कोई निश्चित सुविधा नहीं थी। उन्हें काफी प्रयत्नशील होना पड़ता था अपने कार्यों को लेकर और इसके अलावा उसे सही सम्मान नहीं मिल रहा है और अपना जो भरण पोषण के लिए भी इन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है औद्योगिकीकरण की समस्या। हम देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य से ही रूस में भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध के आते आते रूस में भी उद्योग धंधे का विकास हो चुका है। यातायात के साधनों की वृद्धि हो चुकी है। हजारों मील लंबी रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है। लोहा, कोयला, इस्पात इत्यादि उद्योगों का विकास भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उद्योग की दृष्टि से यह इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य देशों से काफी पिछड़ा हुआ है। रीजन आखिर क्या है इसका कारण? तो इसका कारण यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय पूंजी का बहुत बड़ा अभाव था। किसी भी राज्य, किसी भी देश को सही तरीके से संचालित करने में वहाँ के राजकोष का भरा होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय पूंजी अगर राजकोष खाली रहे तो किसी भी काम को आप सही सुचारू ढंग से कर नहीं सकते हैं और उद्योगों के विकास के लिए इसे सदैव विदेशी पूंजी पर आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। इस तरह से बहुत सी विदेशी पूंजियां जो थी रूस के उद्योग धंधों के विकास में लगाई गई थी, लेकिन विदेशी पूंजीपति देश के लोगों को बुरी तरह से शोषित कर रहे थे। इस कारण रूस में चारों ओर असंतोष की भावना फैल चुकी थी। यहाँ हमें समझने को यही मिल रहा है कि रूस की अपनी कोई संपत्ति नहीं है और जिस देश की अपनी कोई संपत्ति नहीं है और वे विदेशी संपत्ति पे निर्भर हैं, तो विदेशी लोग अगर आपके यहाँ आकर उद्योग धंधे लगाते हैं, उनकी पूंजी का सहारा लिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वे लोग हमारा काफी शोषण करते हैं, जो कि हम लोग भी अपने यहाँ देख चुके हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है खाद्यान्न संकट एवं आर्थिक अभाव। इसके पहले भी हमने देखा कि यहाँ के जो खेत थे वे काफी छोटे छोटे हैं। इसके अलावा किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वे अपने खेतों में आधुनिक संयंत्रों का उपयोग कर अपने खेतों को अधिक विकसित कर सकें, अपने खेतों का उत्पादन बढ़ा सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो किसान हैं उनकी अधिक से अधिक पूंजी जो है टैक्स चुकाने में लग जाती है। तो इस तरह से खाद्यान्न संकट सदैव
खेत से अनाज ही नहीं उपजेगा तो खाद्यान्न संकट तो आना ही आना है। तो जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से भी खेतों पर इसकी भार बढ़ गई और खेती के जो ढंग औजार थे वो काफ़ी प्राचीन समय के थे, जिसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पर खाद्यान्न की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और सरकार का भी इसमें कोई विशेष रुख नहीं देखने को मिलता है। सरकार भी इन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दे पा रही है, जिस वजह से ये लोग अपने खेती के कार्य करने के तरीके को सुधार सके, या इस तरह की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी जो कि वो उसमें सुधार ला सके और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है नवीन विचारधारा। जो रूसी क्रांति हुई, हमने इसके पहले भी देखा है कि किसी भी क्रांति के शुरुआत होने में बहुत सारे कारणों का संयोग रहता है, लेकिन किसी भी क्रांति के शुरुआत में सबसे जो अहम भूमिका निभाते हैं ये यही नवीन विचारधारा, जो विद्वान हैं अपनी अपनी विचारों को लोगों के बीच लाते हैं और जिससे लोगों में जागरूकता आती है और इससे लोगों में अपनी क्रांति का विस्तार करने में और सहूलियत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी क्रांति की शुरुआत के लिए बौद्धिक जागरण का होना अति आवश्यक है और इसी के अभाव में किसी भी क्रांति का होना भी असंभव है। अगर बौद्धिक विचारधारा ही नहीं रहेगी तो उस क्रांति में जान लाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो क्रांति कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती है। क्रांति के पहले भी बौद्धिक जागरण हो रहे थे, लेकिन रूस में शिक्षित लोगों और दार्शनिकों के विचारों ने इसके कारण यहाँ पे लोगों में परिवर्तन होना शुरू हो चुका था। लोग नए नए ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे और पश्चिमी यूरोप में लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और उसका रूसी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, जिससे और लोगों को भी नई नई जानकारियां मिल रही हैं। शिक्षित वर्ग पर नए विचारों का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। विद्यार्थी समाज इससे विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं और यह लोग अनुभव करने लगे कि जो देश उन्नति की दौर में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और इसका मूल कारण है जार की निरंकुशता। और इस वजह से लोग रूस की राज्य क्रांति में से पहले रूस की जनता के मस्तिष्क में क्रांति का भयंकर विस्फोट इन लोगों के माध्यम से किया गया। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है निहिलिज्म, जिसे निहिलिस्ट भी कहते हैं, शून्यवादी भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सुधार आंदोलन। इस समय रूस में एक अलग आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम निहिलिस्ट आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि रूस में कुछ लोग ऐसा चाह रहे थे कि यहाँ पे जार ही देश में सुधार कार्यक्रमों को लागू करे, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत कम थी। परिस्थिति से बाध्य होकर जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई सुधार भी किए, लेकिन इस सुधारवादी आंदोलन से लोग संतुष्ट नहीं हुए और इनमें में से कुछ निहिलिज्म नामक आतंकवादी आंदोलन चलाए गए और इसे आतंकवादी, इन आंदोलनों को आतंकवादियों द्वारा चलाया जाता, इन्हें निहिलिस्ट कहा जा रहा था। निहिलिज्म भी किसी भी स्थापित सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और किसी भी अव्यवस्था का वो जड़ मूल से नाश करना ही इसका उचित उपाय समझ रहे थे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा भी इन निहिलिस्टों को जड़ से खत्म करने के लिए इन पर बम वगैरह भी फेंके गए हैं, जिनका और बुरा असर हुआ यह कि ये निहिलिस्ट और भी अधिक उग्र हो गए और निहिलिज्म लोग अपने आतंकवादी विचारधारा को रूस में काफी फैलाना शुरू कर दिया। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव। यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। उसने जो वर्ग संघर्ष और क्रांति की विचारधारा लोगों को सामने लाकर रखा, उससे लोग काफी प्रभावित हुए और लोग मार्क्स के सिद्धांतों का प्रचार
रूस में बड़े जोर शोर से करने लगे। रूस में एक विशाल वर्ग जो था, मजदूर वर्ग और किसान, जो कि पहले से ही ये थे, और मजदूरों पर भी मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, और इसी विचारधारा ने बोल्शेविक दल को भी उत्पन्न किया, और जिसके नेतृत्व में 1917 में, बोल्शेविक दल के नेतृत्व में ही 1917 में रूस की क्रांति आरंभ हुई, और इसी कारण रूसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। जो हमारा अगला कारण है वह है 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। 1905 में क्या हुआ था? रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में रूस को जापान के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा, और जो भ्रष्ट जारशाही के विरुद्ध पूरे रूस में संघर्ष का विद्रोह का बिगुल फूंका गया। सरकार की दमनकारी नीति के कारण भी यह क्रांति असफल रही। जो लोगों में भावना थी कि हम सब अच्छे से ये कर रहे हैं, लेकिन एक कुशल नेतृत्व के अभाव में हम हर युद्ध को हार रहे हैं, इससे जनता में सरकार के खिलाफ गहरा आघात पहुंचा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूस में कई कारणों के कारण यहाँ पे रूसी क्रांति हुई। हमारा जो अगला कारण है, जो कि हम तात्कालिक कारण के नाम से भी इसे जानेंगे, वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी, और उसी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रूस की क्रांति को आगे बढ़ाया गया। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया हो। धन्यवाद।